Good afternoon, everyone. In the previous lecture, we was discussing the topic friction, and we have a basic introduction about the friction. One thing is that I have already discussed is that जो फ्रिक्शन होता है आपका, वो फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स की वजह से डेवलप होता है. ठीक है, आपका जो फ्रिक्शन डेवलप होता है वो किस वजह से डेवलप होता है? अप्लाइड फोर्स की वजह से. और वो तब तक जाता है जब तक कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू अचीव नहीं हो जाती, और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आपका फ्रिक्शन का जो वैल्यू होती है वो बढ़ नहीं पाती है. ठीक है, समझ में आया? ये मैंने बता दिया था कि किस तरीके से ये जो वैल्यू है वो आगे चेंज नहीं हो रही. फिर मैंने आपको बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं. पहली बात तो ये कि आपका जो फ्रिक्शन है वो डेवलप क्यों होता है, वाई फ्रिक्शन एक्ट्स, फ्रिक्शन लगता क्यों है. ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ. मैंने आपसे बोला कि आपकी टेबल है, कोई ये बेंच बनाई है आपने, या कोई डेस्क समझ लो जिसपे कि बेंच पे आप लोग बैठते हो. ठीक है, इस बेंच पे आप बैठते हैं. तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये बेंच जो है ऊपर से जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ होती है या नहीं? टेल मी वेदर द अपर सरफेस ऑफ द टेबल ऑन विच यू सिट इज परफेक्टली स्मूथ और देयर आर सम रफनेस इन ऑन द सरफेस. बताओ, ये जो होती है सर. स्मूथ होती है या रफ होती है? स्मूथ सर. स्मूथ होती है. क्या आपने Yes, जूम sir. करके देखा है इसको? जूम के हिसाब से तो नहीं करा, पता टच के अकॉर्डिंग सर स्मूथ होती है ये. टच के अकॉर्डिंग स्मूथ होती है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, इस वाले पोर्शन को जब जूम करके देखते हैं तो हमें ये विजुअलाइज होता है कि ये जो सरफेस है वो एकदम रेगुलर नहीं है, इसमें थोड़े बहुत डेंट्स दिखते हैं हमें ऐसे ऐसे. यस सर. जूम करके देखते हैं तो ऐसे डेंट्स हमें दिखते हैं, या ऐसी वेवीनेस टाइप की हमें दिखती है, ऐसी रफनेस हमें दिखती है. ठीक है, और ऐसी ही चीज क्या होगी, दूसरी जो बॉडी जो कि इसके कांटेक्ट में आएगी उसके ऊपर होगा. अगर कोई मान लिया एक बॉक्स रखा है यहाँ पे, तो ऐसा ही कुछ केस अपर वाले बॉक्स की सरफेस में होगा. क्यों होगा कि नहीं? तो अब Yes, आपने sir. देखा कि इसके बीच में क्या होता है, थोड़ी सी डिगिंग होती है, थोड़े से गड्ढे होते हैं, थोड़ी सी रफनेस होती है. अब इस रफनेस में क्या होता है, ये जो ग्रुप होते हैं, इन ग्रुप में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में फंस सा जाता है, तो इससे रगड़ के चलता है वो. ठीक है, इसके साथ कांटेक्ट में आता है, तो ये जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढे के साथ कांटेक्ट में आता है, जिस वजह से क्या होता है, रफनेस की वजह से ही आपका फ्रिक्शन एक्ट करता है. सो दिस इज अ तो बेसिक. सर कभी सर स्मूथ में सर नहीं सर करेगा सर. स्मूथनेस डिपेंड करता है, फ्रिक्शन जो होता है उसका लेवल डिपेंड करता है. फ्रिक्शन का क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो लेवल. अगर रफनेस ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और अगर रफनेस कम है तो फ्रिक्शन कम होगा. ठीक है, रफनेस कम होगी फ्रिक्शन कम होगा, रफनेस ज्यादा होगी फ्रिक्शन ज्यादा होगा. आप मुझे एक बात बताओ, आइस पर चल सकते, चलो ये समझ में आया कि फ्रिक्शन क्यों होता है? बोलो, फ्रिक्शन क्यों होता है समझ में आ गया? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं क्या है, सरफेसेस एकदम परफेक्टली स्मूथ नहीं है, वहां पर Yes, कुछ sir. ना कुछ रफनेस है, जिस वजह से ये फ्रिक्शन क्या होता है, आपका चेंज होता रिड्यूस रहता है. होता है. हाँ बिल्कुल, है ना. अब अगली बात आपको ये बताने वाला हूं. मैंने आपको दो टाइप के फ्रिक्शन बताए थे. एक फ्रिक्शन था आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एक था आपका काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन. था कि नहीं? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं एक सरफेस पे लेता हूं फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, और दूसरी सरफेस पे लेता हूं अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो मैंने देखा कि जैसे जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इंक्रीज की, आपका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया. फिर मैंने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू और बढ़ाई, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया. तो हम ये देखते हैं कि एक लिमिट तक हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, तो सॉरी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है. बढ़ती है कि नहीं? आपने देखा था इस डायग्राम में, देखो मैंने बोला था कि जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 10 थी तो ये भी 10 हो गया, ये 40 थी तो ये भी 40 हो गया, ये 80 थी तो ये भी 80 हो गई, ये 100 था तो ये भी 100 हो गया. इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने फोर्स बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, और आपकी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाती है. करती है कि नहीं? तो क्या होता है, जैसे ही ये लिमिटिंग कंडीशन पहुंच जाती है, उसके बाद आपकी बॉडी में फ्रिक्शन थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू को मूव करने लगता है. एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आपकी वैल्यू वो, ये जो कंडीशन फ्रिक्शन की रीच हुई है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कंडीशन, एफएस. ठीक है, और ये जो कंडीशन रीच हुई है वो है एफ के, काइनेमेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन. तो ये जो है आपका डायनामिक फ्रिक्शन को शो करता है. डायनामिक सर स्टैटिक सर वही तो होता है सर कि जब सर बॉडी, फ्रिक्शन सर होने वाला सर हुआ नहीं है. हाँ वो लिमिटिंग कंडीशन होती जब तक जो है. फोर्स बिल्कुल, लगता है सर. सॉरी नॉट स्टैटिक, ये लिमिटिंग कंडीशन होगी. एफएस मानते हैं हम इसको, है ना.
लिमिटिंग कंडीशन मान के चलते हैं, मैं इसको एफ एस लिखा करूंगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपकी बॉडी मूव करने वाली है, मूव नहीं की है, मूव करने वाली है। यस सर। और एफ के क्या होता है, जब आपकी बॉडी एक बार उस कंडीशन को, मैक्सिमम कंडीशन को रीच कर लेती है, उसके बाद आपकी बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, और मूव करने के बाद फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी क्या होती है, कम हो जाती है। मैंने बताया था ना, डायनामिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है स्टैटिक से, होती है कि नहीं? यस सर। तो ये थोड़ा सा डाउनफॉल आपको देखने को मिला है, इसीलिए एफ की वैल्यू नीचे। और ये जो आपका फ्रिक्शन होता है वो कौन सा फ्रिक्शन है, डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। तो ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शन कब, जब आपकी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से एक ग्राफ आप देख सकते हो, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, तो एक लिमिट के बाद आपका एफ के जो है वो चेंज नहीं होता है। यहां पर आपको लिमिटिंग वैल्यू मिल जाती है, ये एफ एल होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब दोनों सरफेस के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन नहीं होता है, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ठीक है, चलिए ये सर मतलब, हाँ बोलो सर मतलब एट रेस्ट। एट रेस्ट, बिल्कुल सही, गुड। एट रेस्ट का मतलब है कोई दोनों सरफेस मूव नहीं करेंगी, जब मूव करना स्टार्ट कर जाएंगी तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, और जब मूव करने वाली होंगी तो वो लिमिटिंग स्टैटिक होगा, वो लिमिटिंग लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तीनों समझ में आ गए? अब देखो, यस सर। अब दूसरे जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला था, कंडीशन एप्लीकेबल व्हेन फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड और व्हेन फ्रिक्शन इज रिमूव्ड। हम ये कंडीशंस कभी कभी देखो डेली लाइफ में फ्रिक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो आप मुझे कुछ कम से कम एग्जांपल बताइए, एग्जांपल्स बताने हैं कब फ्रिक्शन की जरूरत होती है, फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, और दूसरा फ्रिक्शन इज टू बी रिमूव्ड, फ्रिक्शन इज टू बी रिमूव्ड। मतलब क्या हम हमेशा अपनी लाइफ में ये चाहते हैं कि फ्रिक्शन हो, या ये चाहते हैं कि फ्रिक्शन ना हो, या ये चाहते हैं कि दोनों कंडीशंस हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती हैं? तो बताओ। सर दोनों कंडीशन होती हैं सर, दोनों अप्लाई होती हैं सर। बिल्कुल। अब मुझे कुछ एग्जांपल ऐसे बताओ जहां पे फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। सर जैसे सर हम लोग तो गाड़ी चलाते हैं सर रोड पर, बिल्कुल सर फ्रिक्शन। ठीक है सर चलना, जैसे हम लोग सर चलते हैं रोड पर सर, वो भी सर फ्रिक्शन है, जमीन में चलते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, व्हीकल मूवमेंट का होगा, हम लोगों का चलना, ह्यूमन यस सर। वॉक जो करता है, ह्यूमन वॉक, यस सर। वो भी इसी वजह से होती है। और बताओ। किसी चीज के ऊपर सर स्लाइड करना सर, फ्रिक्शन। नहीं, स्लाइडिंग का तो जरूरी नहीं है, लेकिन हमें चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर हम नहीं चल पाएंगे तो फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के हम लोग चल नहीं सकते, ये गारंटी है। अगर तो, सर राइटिंग ऑन द नोटबुक। बिल्कुल बिल्कुल, राइटिंग ऑन द नोटबुक, गुड। आप लोगों को पता है कि जब आपका ऑयल जो होता है, ऑयल पे लिखने की कोशिश करोगे तो ऑयल पे लिख नहीं पाते हैं, है ना? यस सर। राइटिंग ऑन नोटबुक तो काफी स्मूथ होता है सर, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल, गुड। ऐसे ही और बताओ एग्जांपल। अब देखो, हाँ बोलो। सर राइडिंग बाईसाइकिल बिल्कुल सही है, ये वैसे हो गया उसके व्हीकल की, राइडिंग बाईसाइकिल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है, 4-5 एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। सर उसमें सर फ्रिक्शन है सर, हम लोग तो किसी में से ड्रिल करें सर, वॉल में। वॉल में ड्रिल करते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, वहां पर फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, क्योंकि सर इस रफ सरफेस हो जाता है ना सर वहां पर। नहीं, उसमें कोई उसमें तो हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन हमारा कम हो जाए। 5वां मैं बता रहा हूं, पावर ट्रांसमिशन थ्रू क्लच और बेल्ट। क्लच कॉमा बेल्ट, आप लोगों ने देखा होगा बेल्ट ड्राइव होती है ना, बेल्ट पुली देखी होंगी। तो जब पावर ट्रांसमिट होती है तो बेल्ट पुली में फ्रिक्शन की वजह से पावर ट्रांसमिट होती है। रोप जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि विलेजेस में क्या होते हैं, कुएं होते हैं, है ना, वेल होते हैं, और कुएं में क्या करते हैं, ऊपर एक पुली होती है, उसके ऊपर से बाल्टी फेंक देते हैं रस्सी पार करने के बाद, फिर उसको खींचते हैं, तो वो फ्रिक्शन की वजह से पावर का ट्रांसमिशन होता है। अगर बेल्ट की बात करेंगे तो बेल्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिशन फ्रिक्शन की वजह से होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बेल्ट स्लिप करने लगती है, लगती है कि नहीं? यस सर। अब मुझे एक बताओ, चलने में फ्रिक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। नहीं तो आप मुझे ये बताओ, आइस पे चल के दिखाओ,
क्या आइस पे चल पाएंगे क्या? अगर मैंने आपसे बोला कि नंगे पांव आपको आइस पे चलना है, बेयर फुटेड, क्या आप चल पाएंगे आइस पे? नो सर। तो क्या होता है, थोड़ा सा अगर खड़े भी होंगे ना तो दांत टूट जाएंगे आपके। क्यों सर गिर जाते हैं, गिर जाते हैं? क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, प्रोड्यूस नहीं होता सर। बिल्कुल। तो फ्रिक्शन फोर्स वहां पे नहीं लगता है, इसीलिए इसीलिए क्या होता है, बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। समझ में आया? यस सर। ओके। अच्छा, दूसरा एक बात और होती है कि कभी कभी जो सैंड होती है ना, सैंड पे चलना भी थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि सैंड जो होती है वहां पे हम जब पीछे की ओर पुश करते हैं, घोड़ा जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क पे जब घोड़े दौड़ते हैं तो वो भी अपनी पैर से पीछे की ओर रोड को पुश करते हैं, वो एक्शन रिएक्शन फोर्स का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा चलो, ये तो हमने बहुत बात कर ली जब फ्रिक्शन की जरूरत होती है। अब बताओ ऐसे कुछ एग्जाम्पल जहां हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं। सर सोते समय, सोते समय मतलब सर उसमें हम कुछ करते नहीं है सर। अच्छा नहीं नहीं, पावर स्क्रू। भाई पावर स्क्रू में पावर का लॉस हो जाता है ना, जितने भी पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स होते हैं, ज्यादातर नहीं, जैसे आपका पावर स्क्रू हो गया, यहां पर हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं। गियर हो गए, गियर्स है ना, गियर्स में भी फ्रिक्शन को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, नहीं तो आपके गियर घिसने लगते हैं कि नहीं लगते हैं। बियरिंग चलती है कि नहीं? आपने देखा होगा कि पंखे में नीचे बियरिंग लगी होती है यस सर। तो हम ग्रीसिंग करते हैं उसकी, ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाए, पावर लॉस ना हो। ये सारी चीजें बियरिंग में यूज करते हैं। और बताओ, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर हमें पावर का या फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, ओके। चलिए, अब अगली बात आती है कि सर हम फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स, यही टॉपिक और पढ़ा रहा हूं, उसके बाद बाकी चीजें इसकी कल पहली क्लास में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो कि ये मेरे पास एक सरफेस और ये मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक है। ठीक है, अगर ये रेस्ट कंडीशन में होगा तो क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगाएगी, एन जिसको मैंने बोला, और एक नीचे इस बॉडी का वेट लगेगा, mg लगेगा कि नहीं लगेगा, जिसको w भी बोल सकते हैं। ये कंडीशन ठीक है, बोलो। तो क्या अभी ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं? अब मैंने क्या किया, मैंने एक फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया इस पर। आई हैव अप्लाइड ए फोर्स। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है, रिमेंबर ये अप्लाइड फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैंने ये फोर्स को अप्लाई किया, आप मुझे ये बताओ क्या डेवलप हो जाएगा यहां पर कांटेक्ट सरफेस पे? क्या डेवलप होगा? फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। किधर होगा? फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल, कहां पे डेवलप होगा? कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में, जहां पे कांटेक्ट हो रहा होगा, यहाँ सर लेफ्ट साइड को, सर लेफ्ट साइड में। गुड, क्योंकि मैंने बोला था कि फ्रिक्शन कहां डेवलप होता है, मोशन की अपोजिट, मोशन की साइड में। इसको मैंने बोल दिया एफ बोल दिया। ठीक है, एफ एस बोल दिया है। ठीक है, एफ एस बोल दिया। अब मुझे ये बताओ, ये आपका कोई वैल्यू है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब एफ एस और एन, इन दोनों का कोई रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? बताओ, जल्दी बताओ भाई। एक फोर्स मैंने मान लिया इधर लग रहा है, एक फोर्स बता दिया इधर लग रहा है, तो क्या इन दोनों फोर्सेस का कोई रिजल्टेंट नहीं होगा? इधर एन लग रहा है, इधर एफ एस लग रहा है, सर, तो हो क्या सकता रिजल्टेंट आर नहीं होगा? होगा कि नहीं? यस सर। बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मान लिया कि इनका जो रिजल्टेंट है वो पहले रिजल्टेंट आर यहां पर आया, सपोज ये मैंने मान लिया ये R1 आ गया। क्या आ गया? R1। अब मैंने क्या किया, ये fs की वैल्यू fs1 है। ठीक है, क्या है? fs1। अब मैंने f की वैल्यू और बढ़ाई, तो क्या n की वैल्यू चेंज होगी? क्या n की वैल्यू चेंज होगी? नहीं सर, नहीं होगी। तो किसकी वैल्यू चेंज होगी? f को मैंने और इंक्रीज किया, सर इसकी fs1 की सर। तो मान लिया ये अब ये fs2 हो गया कि नहीं? यस सर। तो इसकी वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो रिजल्टेंट और इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा आपका।
ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए और लेफ्ट राइट की तरफ। और मान लिया मैंने फोर्स की वैल्यू और बढ़ा दी, अब ये लिमिटिंग कंडीशन में आ गया है। लिमिटिंग का मतलब है अब आपकी बॉडी मूव करने वाली है। कैसी मूव करने वाली है? और अब मान लिया कि इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है वो कितना डेवलप हो रहा है? एफएस। और मान लिया कि जो रिजल्टेंट रिएक्शन आ रही है मेरे पास, वो कौन सी आ रही है? रिजल्टेंट रिएक्शन आर। क्या आ रही है? आर। तो अब मान लिया ये आपकी रिजल्टेंट रिएक्शन है किस कंडीशन में? लिमिटिंग कंडीशन में। किस कंडीशन में? लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब हो गया कि आपकी बॉडी अब ये मूव करने वाली है। ठीक है, तो ये देखो यहां पर अगर ये एफएस है तो ये वाला भी एफएस हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? ये अगर एन है, ये एफएस है, और ये क्या हो गया? ये रिजल्टेंट ही तो है भाई साहब इनका, एफएस और एन का। एफएस और एन का रिजल्टेंट है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ना। यस सर। तो ये बोला गया है, अभी मैं आपको कूलम्ब्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन बताऊंगा, कूलम्ब्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन बताऊंगा सारे के सारे। तो ये एंगल एक बनता है यहां पर लिमिटिंग कंडीशन में, एक एंगल बनता है। क्या बनता है? ये एंगल बनता है। ठीक है, ये क्या बनता है? एक एंगल बनता है, और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। अभी आप इतना याद रखो कि मैंने फोर्स की वैल्यू बढ़ाई तो एफएस की वैल्यू बढ़ के एफएस1 एफएस2 इस तरीके से एफएस तक पहुंची, और आपका जो रिजल्टेंट एन तो ये सही है, और रिजल्टेंट आपका मूव करने लगेगा। जैसे ही आप रिजल्टेंट की वैल्यू या मान लिया कि एफ की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी मूव करने लगेगी। ओके, अभी क्योंकि ये वाला टॉपिक तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि मैं आपको कूलम्ब्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन ना बताऊं। ठीक है, ओके, तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक मैं आपको कूलम्ब्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन ना बताऊं। तो पहले कूलम्ब्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन में आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, तभी पता चलेगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बस ये डायग्राम समझ में आ गया ना, वो भी बहुत है। ठीक है, चलिए, तो ये वाली क्लास अभी हम यहां फिनिश कर देते हैं। बाकी मैं कूलम्ब्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन लिख लेता हूं उसमें, जो कि कल का टॉपिक होगा हमारा, है ना। कूलम्ब्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन, कूलम्ब्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इनको एक और नाम बोलते हैं लॉज ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन। सर सॉलिड? हाँ, लॉज ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सर सॉलिड की फॉर्म में अप्लाई होगा। हाँ, क्योंकि नहीं, ये बॉडी है मेरे पास थी, ये सरफेस है, ये भी तो सॉलिड है, और ये बॉडी भी तो सॉलिड थी। ऐसा थोड़ी ना कि इस सरफेस पे पानी फ्लो कर रहा है। नो सर, भाई सर सॉलिड ही कैसे करेगा बल? हाँ बिल्कुल, ठीक है। जब पानी फ्लो करता है तो उसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। और इस वाले केस में आपका विस्कोसिटी पिक्चर में आ जाता है। उस वाले केस में आप लोगों ने विस्कोसिटी पढ़ा होगा ना, हिंदी में बोलते हैं श्यानता। चलिए ठीक है, तो ये वाली क्लास हम यही फिनिश करते हैं। बाकी चीजें जो हैं इससे रिलेटेड कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल आपका फ्रिक्शन और चीजें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, ओके। बाकी थैंक यू सर। हाँ, करते रहिए। ठीक है, गुड।